18 सवाल और केमिस्ट्री का काम तमाम। ये 18 पीवाईक्यूज अगर कर लोगे तो केमिस्ट्री में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, क्लिनसिंग एक्शंस, एस्टेरिफिकेशन, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सर सॉल्ट फॉर्मेशन, सर पीएच क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे सवाल आ गया तो क्या करेंगे। अरे कहीं से भी सवाल आए, कंसेप्ट इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और आंसर के सॉल्यूशन के साथ साथ मैंने खुद से आंसर आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि आप समझ पाओ कि एग्जाम में आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है जिससे आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। समझ में आई बात? और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब इन 18 क्वेश्चंस में पूरे केमिस्ट्री का निचोड़ है। ये कर लो और केमिस्ट्री को खत्म कर लो और साइंस के 25 नंबर फिक्स कर लो। तो आओ स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। विच इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में पूछा गया है। ये एमसीक्यू है, लेकिन इसके पीछे का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हम समझेंगे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में कहा गया है कि दो गैसेस इवॉल्व हो रही है, एक पी और एक क्यू। पी और क्यू इवॉल्व हो रही है। आपको बताना है पी कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे हो रही है और क्यू कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे हो रही है, और इसके अलावा पी कौन सा है और क्यू कौन सा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करूं तो आपको पता है जब हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बच्चों, क्या होता है, हमें दो गैसेस रिलीज होते हुए दिखेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस एनोड पर। सर हम पता कैसे करेंगे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। देखो हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन उसके हाफ, मतलब जितना भी ऑक्सीजन कलेक्ट होगा उससे डबल अमाउंट में हाइड्रोजन। अब आप सवाल को देखो, डबल अमाउंट में कौन कलेक्ट हो रहा है, क्यू। मतलब क्यू क्या है, क्यू इज हाइड्रोजन और कैथोड पे रिलीज होता है। और पी क्या है, पी हो जाएगा फिर ऑक्सीजन, कहां रिलीज होता है, एनोड। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट फॉर यू गाइस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमारा क्लियर हो गया। यहां से आगे चलें, देखो लिखा भी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में कलेक्ट होते हैं, 2:1। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल अरे बहुत खूबसूरत सवाल है। हमने एस्टेरिफिकेशन की बात की, सवाल आ गया। देखो क्या बोल रहा है, एल्कोहल का नाम बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ जिसके पास दो कार्बन एटम्स है। कितने कार्बन एटम्स है, दो कार्बन एटम्स है। अब दो कार्बन वालों का नाम तो तुम अभी बता चुके होगे। अब देखो उनका स्ट्रक्चर भी बताना है और बताना है कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, और उस एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में रिएक्ट करा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो क्या बनेगा, यह भी आपसे पूछ रहा है। आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है दो कार्बन वाला एल्कोहल इथेनॉल, दो कार्बन वाला एसिड इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने बहुत हलवा स्ट्रक्चर बना दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अल्कोहल की पहचान है। और यहां पे देखो CO और ये OH ये मिलके किसकी पहचान बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान बना लेते हैं। कार्बोक्सिलेट कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। नहीं भी पता हो तो चलेगा, आप स्ट्रक्चर बना चुके होंगे। अब अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थ्रू द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। या तो आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करें या फिर अल्कलाइन KMnO4 विच इज पोटेशियम परमैंगनेट। आप इथेनॉल से रिएक्शन करा दो, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इथेनोइक एसिड बना लेगा। और इसके बाद CBSE की फेवरेट रिएक्शन, जब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो भाई साहब होता क्या है, वाटर रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, तो इसका काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, ये पानी रिमूव करने में हेल्प करता है। अब पानी कैसे रिमूव होता है इसका लॉजिक समझो। यहां पे कोई सा भी एसिड ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का, उसका हाइड्रोजन निकालो
और अगर मैं बात करूं अल्कोहल का, तो अल्कोहल का OH ग्रुप और एसिड का H+ आयन, ये दोनों मिलके एज वाटर रिलीज हो गए। यहां से क्या बचा, CH3COO, CH3COO, और यहां से क्या बचा, C2H5। ये आपस में जुड़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं एस्टर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एस्टर का फॉर्मूला मत याद रखो, रिएक्टेंट का फॉर्मूला अगर तुमको आता है तो बस अल्कोहल से OH निकालो और H आयन निकाल दो, किससे, एसिटिक एसिड से। जो बचा है उसको जोड़ दो, जोड़ दोगे आपको एस्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया एस्टर। क्वेश्चन भैया खत्म हो गया। अब तुमने एस्टरिफिकेशन पढ़ ही लिया है तो एक एक्स्ट्रा चीज और जानते हुए जाओ जो आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है पर रिवीजन हो जाएगा। रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं, और रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन को सेपोनिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ये देखो, जब जो एस्टर बना पिछले रिएक्शन में, उसकी रिएक्शन अगर बेस से करा दोगे तो आपको आपके वही रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे। देखो इथेनॉल मिल रहा है और यहां इथेनोइक एसिड की जगह सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड मिलता है, मतलब सोडियम इथेनोएट, और इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन, लिख लेना। और इसी रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में, जिससे बदन और नीयत साफ नहीं होती बेटा, बदन साफ होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा, आओ देखो। साबुन का नाम लिया, साबुन आ गया। सोप किसे कहते हैं, लेयर्स देखो सवाल में, सोप पूछ लिया, स्ट्रक्चर पूछ लिया सोप मॉलिक्यूल का, क्लिनसिंग एक्शन पूछ लिया, और यह पूछा कि हार्ड वाटर में सोप काम क्यों नहीं करता है और इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करोगे। तो आओ एक एक करके आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं सोप क्या कहते हैं। सर, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला आरकूना, भाई सारा लिख के दिया है, ऐसे एग्जाम में कर लेना। अब स्ट्रक्चर पूछा था सोप मॉलिक्यूल का, तो लिखने मत बैठो, लिखने में टाइम लगता है। ये सिंपल सा डायग्राम बना दो जिसमें आपको दो एंड दिखते हैं, दो कोने दिखते हैं। एक कोना है जो आयोनिक है और एक है कोवेलेंट। आयोनिक वाले को हेड बोलते हैं, कोवेलेंट वाले को टेल बोलते हैं। अब ये जो आयोनिक वाला कोना है ना, ये पानी से प्यार करता है, और पानी से प्यार करेगा तो गंदगी से दूर भागेगा, और इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल है, जो कोवेलेंट नेचर कैरी कर रही है, वो पानी से दूर भागेगी और डर्ट या ऑयली नेचर वाले से प्यार करेगी, मतलब हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफरत करने वाला, ये ध्यान रखना। आगे क्लिनसिंग एक्शन क्या होता है, देखो जब भी आप पानी के अंदर, देखो पानी के अंदर क्या होता है, इनसाइड वाटर द सोप मॉलिक्यूल शो यूनिक ओरिएंटेशन एंड फॉर्म्स अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर अराउंड डर्ट कॉल्ड मिसल्स। अब मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, ये जो आपका डर्ट है ना, इस डर्ट के अराउंड सोप मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्फेरिकल कैसे, आप देखो कोवेलेंट जो पूंछ है सोप मॉलिक्यूल की, वो अंदर की तरफ है, क्यों, क्योंकि उसे डर्ट से प्यार था, और जो आयनिक एंड है वो बाहर की तरफ रहेगा क्योंकि उसको पानी से प्यार है। तो यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई है। व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मिसल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल पॉइंट इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है, और आपका हाइड्रोफिलिक हेड कहां है, बाहर की तरफ। इसी स्फेरिकल अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, मिसल। और मिसल बन गया, हुआ क्या, दिस अरेंजमेंट कीप्स द डर्ट सस्पेंडेड इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स। और मिसल्स एक बार बन गया, उसके बाद आप कपड़े को बस मूवमेंट प्रोवाइड करो। कैसे, या तो रब करोगे, स्क्रब करोगे, रिंस धोओगे, खंगालना बोलते हैं, तो मिसल जो डर्ट लेकर बैठा है वो वॉश अवे हो जाएगा और आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। ये था बेटा क्लिनसिंग एक्शन। अब यही साबुन हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। कैसे हैंग हो जाता है, वो भैया सोप जो है वो हार्ड वाटर से रिएक्ट करके आयंस, हार्ड वाटर के आयंस होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, उनसे रिएक्ट करके इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है जिसे हम स्कम कहते हैं, जिसके कारण वो इनइफेक्टिव होता है क्लीनिंग में। और इसको हम ओवरकम कैसे करते हैं बच्चे, हम ओवरकम करते हैं डिटर्जेंट यूज कर लो, डिटर्जेंट यूज कर लो। इसीलिए तो डिटर्जेंट बनाया गया कि जहां सोप ना काम करे वहां डिटर्जेंट
काम करे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, तो ये था पूरा सोप के ऊपर सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भैया देरी नहीं करनी हमें, देखो आप सवाल पढ़ लोगे। अब इसमें यह बोला गया कि एक सॉल्यूशन है PSO4 जिसका कलर है लाइट ग्रीन। जैसे ही ग्रीन देखा मुझे क्या याद आया, फेरस सल्फेट ग्रीन होता है। और रिएक्शन हो गई क्यू से, क्यू से रिएक्शन हुई और हमने कुछ देर बाद मतलब 1 घंटे बाद देखा कि क्यू ने अपना सल्फेट बना लिया, वो भी कलरलेस। और जैसे ही मैंने कलरलेस बोला, कलरलेस देखा, मेरी आंखें चमकी और मैंने बोला अरे क्यू तो जिंक है, जिंक ही तो है जो कलरलेस सल्फेट बनाता है। और इसी को रिएक्शन के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, PSO4 FeSO4 ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि फेरस का सल्फेट है, जिंक से रिएक्ट करेगा। अब जिंक भैया निकले आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, तो कहेंगे बेटा निकलो हमारा कंपाउंड बनेगा, और बना भी लेते हैं कलरलेस कंपाउंड, और बन क्या गया आपका आयरन। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आपसे ज्यादा ताकतवर मेटल ने आपको आपके ही कंपाउंड से दूर कर दिया। यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बात? आओ आगे। अब इतना पढ़ ही लिया है तो एक फेमस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताता हूं जो एग्जाम में बहुत आता है, और वो ये है। वो देखो, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है सर? वही जो आसमान का है, वही जो पानी का है, वही जो इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी का है भैया, ब्लू। आयरन होता है ज्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर को बोलेगा बेटा निकलो हम आ रहे हैं, और अपना कंपाउंड बनाएगा विच वी कॉल फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर अब भी बताया ना बेटा, ग्रीन चमक रहा है ना, ग्रीन। और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है और सीबीएसई का फेवरेट समझ सकते हो, काफी बार सवाल पूछेगा इस पे। ठीक है, आओ अगला सवाल देखते हैं। अरे ऑक्सीडेशन पूछ लिया, अरे इसने ऑक्सीडेशन पूछ लिया, मैं आपको रिडक्शन भी बता दूंगा, मैं आपको एजेंट भी बता दूंगा, दोनों। आओ देखते हैं क्या है। देखो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट हुआ, कॉपर बना और वाटर बन गया। देखो कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। कैसे? एक ऑक्सीजन लूज करके। और अगर कोई ऑक्सीजन लूज करता है तो उसका क्या होता है बेटे? रिडक्शन होता है। वही अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हमारे जो हाइड्रोजन भैया हैं वो धीरे से पानी में कन्वर्ट हो गए। कैसे? ऑक्सीजन गेन करके। तो इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर एजेंट कैसे याद करें? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वही लिखा हुआ है। देखो सवाल खत्म, ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो ज्यादा देर करने की आवश्यकता है नहीं भाई, ठीक है, आइए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है, ना ही तुम्हारे पास सीखने का टाइम है, इसीलिए तो 18 क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई। आओ, शो द फॉर्मेशन, आय हाय हाय, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देख रहे हो, तुमसे पूछ रहा है ये कि मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बताओ, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। कौन सा केटायन बनेगा वो भी बताना है, कौन सा एनायन बनेगा ये भी बताना है। ठीक है, आपकी मदद के लिए उसने एटॉमिक नंबर भी दे रखे। आओ बना ही लेते हैं, मैं तो कहता हूं बना ही देते हैं। अब देखो, कोई कंपाउंड क्यों बनाया जाता है? ताकि स्टेबिलिटी अचीव हो जाए। अब मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब मैग्नीशियम भैया को स्टेबल होना है, बोला मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है भाई साहब, मैं डोनेट कर दूंगा, मेरा आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और मैं स्टेबल। वहीं क्लोरीन भाई साहब थोड़े गरीब हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे तो एक की जरूरत है, मुझे अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा काम हो जाए। मैग्नीशियम को 2 डोनेट करने हैं, क्लोरीन को 1 चाहिए, बहुत नाइंसाफी है। 1 2 देना चाह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो ऐसे में मैग्नीशियम क्लोरीन को कहता है मुन्ना इधर आओ, इधर आओ और अपने जैसा एक और लेके आओ। अगर 2 क्लोरीन आ गए, अगर 2 क्लोरीन आ गए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी दोनों क्लोरीन को? 2। मैग्नीशियम को कितने डोनेट करने हैं? 2। काम खत्म। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन को दे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया। एक मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन को स्टेबल कर दिया भाई साहब, लेकिन क्लोरीन ने भी तो बोला हमने तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तुमको भी तो स्टेबल किया, बन गया कंपाउंड। अब रिएक्शन लिखते कैसे? ये देखो, ये कैसे लिखेंगे? अब तुम डोनेट करोगे, दान पुण्य करोगे तो भैया पुण्य मिलता है, पॉजिटिव। मैग्नीशियम कितना पॉजिटिव? सर 2 पॉजिटिव, माथे पे लिख दिया उसके 2 पॉजिटिव। 1 क्लोरीन की बात करो, 1 क्लोरीन की बात करूं तो 1 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन उधार लिए? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, 1 माइनस माथे पे लगा दिया। अब 2 क्लोरीन अलग अलग बनाना, सर हम आलसी हैं, तो 1 क्लोरीन का बस बना दो डायग्राम
और जितने भी क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां नीचे लिख दो 2। 2 लिखा हुआ है, बन गया MgCl2। आयंस कौन से प्रेजेंट है भाई साहब? मैग्नीशियम आयन और ये क्लोराइड आयन। समझ रहे हो? देख के तुमको हंस रहा है, समझे? अब आओ आगे चलते हैं। अब ये आयोनिक रिएक्शन मैंने तुम्हारे लिए लिख दी है मुन्ना, अगर तुम 11वीं में केमिस्ट्री ले लोगे तो मेरे को दुआओं दोगे, दुआएं दोगे, सही बता रहा हूं। हुआ क्या बेटा, देखो, जब भी लूज होगा ना इलेक्ट्रॉन, जब भी आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो आप राइट हैंड साइड में लिखोगे +2, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और अगर आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है तो किसी को बताना मत, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब हुआ क्या देखो, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नीशियम आयन में। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कहां दिखाएंगे? राइट हैंड साइड, ठीक है। और अगर मैं बताऊं क्लोरीन की बात, तो क्लोरीन तो उधार ले रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन का एक उधार ले रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लोरीन नेगेटिव में। अब दुविधा यह है कि 2 क्लोरीन है, अरे बेटा 2 है तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, काम तमाम। 2 क्लोरीन के एटम्स ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और 2 क्लोराइड आयंस बना लिए। हो गया आयनिक रिएक्शन आपका, ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब एक चीज याद रखो, बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कब कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो मैं बोला ना, तमाम करूंगा काम। किसका? केमिस्ट्री का। तो ट्रिक यह है, जिसकी भी फॉर्मेशन आए उसका फॉर्मूला लिख लो चुपचाप। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन आ जाए तो फॉर्मूले में 2 सोडियम है, तो आपको 2 सोडियम एटम की आवश्यकता है और 1 ऑक्सीजन एटम की। चुपचाप 2 सोडियम बनाओ, 1 ऑक्सीजन बनाओ, आप खुद ही ट्रांसफर कर लोगे, खुद ही कर लोगे और आपका फॉर्मेशन हो जाएगा 3 नंबर जेब में, ठीक है। 3 नंबर आ ही गए तो अगले सवाल पर चल लेते हैं, लेट हो रहा है, ठीक है। हाउ इज जिंक? अब ये हमसे पूछ रहा है कि हम जिंक को कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, मार्क्स की जरूरत है, नहीं तो हम तो क्वेश्चन ही छोड़ देते, यही सोच रहे होगे आप। आइए, जिंक को 2 तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सर 2 तरीके क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के खुद होते हैं, ये थोड़े बदतमीजी पे आ गए, एक होते तो हमारी पढ़ाई आसान होती, ठीक है। अब जिंक के और 2 टाइप्स के होंगे, एक कैलामाइन और एक जिंक ब्लेंड और। तो सबसे पहले ब्लेंड कर देते हैं इसको। जिंक ब्लेंड और की अगर मैं बात करूं तो वो होता है जिंक सल्फाइड। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड की दिक्कत यह है कि इसको हमें रोस्ट करना पड़ेगा। क्यों रोस्ट करेंगे भाई? रोस्टिंग का मतलब होता है सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, वो कन्वर्ट होगा जिंक ऑक्साइड। और कसम से बता रहा हूं, एक बार जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए ना तो इनकी इज्जत ही नहीं बचती है। चुपचाप कार्बन से इनका रिडक्शन करा दो, मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। सेम अगर कैलामाइन और मिल जाए, C फॉर कैलामाइन, C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन कर देना उसका। कैलामाइन और जिंक कार्बोनेट को कहते हैं। जिंक कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करो, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हीट करो तो हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो क्या होगा? फिर से ऑक्साइड बन जाएगा, और एक बार ऑक्साइड बन गया तो आपको पता ही है, कार्बन फेंक के मारो इसके पास, आपका मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। खत्म हो गया सवाल, यही था कैल्सिनेशन रोस्टिंग। सल्फाइड और हो तो रोस्ट करो, कार्बोनेट और हो तो कैल्सिनेशन करो। सर कैल्सिनेशन रोस्टिंग याद नहीं होता है, कब करना है? अरे C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, तो रोस्टिंग कर देना सल्फाइड और में, बात खत्म हो गई। खत्म भैया, लॉजिक होना चाहिए याद करने का, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के एक काम करो, अगर आगे बढ़ ही गए हो ना तो चुपचाप जाओ, हम आदेश दे रहे हैं तुमको, संडे को, इतवार को, रविवार को हर 12 बजे फ्री का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। आप 6 से 12 किसी भी क्लास में हो, जाइए स्कॉलरशिप टेस्ट लीजिए। आपके जो भी नंबर बनेंगे उस हिसाब से, उस आधार पर, उस बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो जाओ बेटा मजे करो। अब अरे अभी मत जाओ यार, अभी पहले सॉल्यूशन देख लो, आ जाओ। क्या सवाल है, 1 नंबर सवाल। इस सवाल को मैं तुमको डिकोड करना बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है, ए को हीट किया एसिड के प्रेजेंस में, भैया बी बन गया। अभी भी रिएक्शन रुकी नहीं है, एग्जामिनर बोल रहा है मैम पूरे मजे लूंगा। तो भैया बी की जब रिएक्शन हुई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, सी बन गया, ठीक है। और सी को जब जलाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट हिंट,
2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बने अलॉन्ग विथ 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको ए बी सी इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, इनका स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी रिएक्शन है उसको लिखना है। तो डिकोडिंग पे आते हैं, सुनना ध्यान से। ए की रिएक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैं एक बात याद दिला के जा रहा हूं, जहां पे भी ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिल दिख गया ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सुनो तो याद यही आना चाहिए, सत्तू सर ने बोला था ये पानी निकाल देता है भाई साहब। कौन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और अगर ये पानी निकाल रहा है भाई साहब तो इसको क्या कहेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह देंगे। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम है इसका। किसका? ए से बी में कन्वर्ट होने का काम। ठीक है, तो अब देखो ए से बी में कन्वर्ट हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। अब अगर ए बी में कन्वर्ट हुआ है और यहां निकल कैटलिस्ट दिख रहा है, यहां निकल कैटलिस्ट दिख रहा है, निकल कैटलिस्ट का मतलब ही होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? किसी को बताना मत, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर बी अनसैचुरेटेड है तो ये ए क्या होगा? अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट एल्कोहल। और सी क्या होगा? अल्केन होगा। अल्केन को जलाया। अब बात तो ये है सर, ए अल्कोहल होगा, बी अल्कीन होगा, सी अल्केन होगा। सर हमको पता है कितने कार्बन वाला अल्कोहल। अब देखो सी में हिंट दे रखा था कि 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं। 2 मोल्स इसको कहते हैं, जो नंबर है वो मोल्स रिप्रेजेंट करता है। 2 मोल मतलब 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम अगर इधर है तो इधर भी 2 कार्बन ही एटम होंगे सी के पास। 2 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या कहलाएगा? 2 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या कहलाएगा? इथेन। और अगर सी के पास 2 कार्बन है तो बी और ए के पास भी 2 ही कार्बन होंगे। तो इथेन, इथीन और इथेनॉल हमारा फिक्स हो गया। अब आओ स्ट्रक्चर और रिएक्शन देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर इथेनॉल का पहले भी बना चुके थे। इथीन अल्कीन फैमिली, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच बना दिया। इथेन जैसा आसान तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, 2 कार्बन और बाकी हाइड्रोजन को जोड़ दो। ठीक है, रिएक्शन क्या हुई? जब हमने इथेनॉल की रिएक्शन करवाई, किससे करवाई बच्चे? यही है सर, यही है, यही बदमाश आदमी है सर, यही बदमाश आदमी है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सुखा देता है पूरा भाई साहब, सुखा देगा, समझो आप। पानी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, पानी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद इथीन बना, इथीन की रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इथेन बन गया। और इथेन को जलाओगे तो क्या होगा? किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी अलोंग विथ वाटर। समझ में आई बात? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। सवाल को देखते हैं, इसमें क्या दम है। एसिड और बेस में कौन से आयन होते हैं? और ड्राई HCl गैस आपके लिटमस के कलर को चेंज क्यों नहीं करता? आओ देखते हैं। आपको पता है एसिड्स क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोनियम आयंस जनरेट करते हैं। या तो आप हाइड्रोनियम लिखोगे या तो H+ एक्वस लिखोगे। एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में क्या जनरेट करते हैं? H+ एक्वस आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस। और यही 2 आयंस है, मतलब एक ही आयंस है, नाम अलग अलग है, हाइड्रोनियम या H+ लिखो। इन्हीं आयंस की वजह से एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आई बात? और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक कैरेक्टर के लिए। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एसिड के आसपास पानी नहीं है या एसिड पानी में नहीं डाला गया है, मतलब एसिड के, वाटर के एब्सेंस में कभी भी एसिड एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? यही एक रीजन है ड्राई HCl गैस वाला। पहले ये समझो, एसिड शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन। या तो एक्वस सॉल्यूशन में पानी मिल जाएगा, और या फिर पानी के आसपास ही एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। क्यों? क्योंकि इनके पानी के एब्सेंस में एसिड्स आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। आयनाइज नहीं हो गए तो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जिसके कारण आपका एसिडिक कैरेक्टर आता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ड्राई HCl गैस के साथ यही तो धोखा होता है। पानी है ही नहीं, सूखा है, तो आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर विल नॉट फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। और अगर हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं आएगा। और अगर एसिडिक कैरेक्टर नहीं आएगा बच्चों, तो वो कलर चेंज कहां से करेगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, आओ अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में आपको कुछ मेटल्स दे रखे हैं और आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं।
पहला सवाल, इनमें से कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा कितना भी टेम्परेचर कर लो। दूसरा, रिएक्ट करेगा और प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। देखो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा जो आगे ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा। तीसरा बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो आग पकड़ लेगा जब उसको ओपन में रखा जाए। और चौथा है कि कौन सा मेटल आग तो नहीं पकड़ेगा पर ऑक्साइड बना लेगा। देखो ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, वो भी काले कलर की। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या है आंसर। आंसर की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं आंसर की बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं आंसर की बात करूं आपके साथ, ठीक है, आंसर की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले गिवन एलिमेंट्स को हम अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी अरेंज कर लेंगे। उसके बाद पहला सवाल क्या था, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, सिल्वर। कौन प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, एल्यूमिनियम। क्यों, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसीलिए बेटा एल्यूमिनियम के बर्तन दिखने को मिलते हैं। और यहां मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां सोडियम नहीं, क्वेश्चन में पोटेशियम गिवन है, तो पोटेशियम रख लेना और पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा K2O। ठीक है, और क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुरंत आग पकड़ लेगा भाई साहब, तुरंत। इसीलिए पोटेशियम और इसके भाई सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई है। चौथा, कॉपर वो मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, बहुत ज्यादा देर तक हीट करोगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा पर जलेगा नहीं। कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन का पता कैसे चलेगा, कुछ समय बाद आपको कॉपर की सरफेस पे ब्लैक लेयर दिखेगी। किसकी, कलर्ड ऑक्साइड की। किसकी, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर। ये था ये सवाल। आगे चलते हैं भैया, आगे का सवाल क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। अरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं पॉलिटिशियंस, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के। बताओ कैसे। ये जो एम्फोटेरिक होते हैं ना, ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बड़े चालू हैं। आपको उसी जैसे एक एल्यूमिनियम का भी एग्जांपल देना है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होंगे, दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देना है। देखो क्या हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट हो रहा है, एसिड से। क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। इसका तो नाम पता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये वाली रिएक्शन ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट अलोंग विथ वाटर। तो बेटा इसका नाम याद रखोगे आप लोग, क्या नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। लिख लो कॉपी में, ठीक है। वैसे ही जब जिंक की रिएक्शन एसिड से होगी, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, और जब बेस से होगी तो बेस से क्या बनेगा बेटे, सोडियम जिंकेट बन रहा है, सोडियम जिंकेट। ये जो दो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है ना, जब हमारे मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि ये पूरे बेचारे खानदान से अलग जा रहे हैं ना। इनका पूरा मेटल ऑक्साइड का खानदान किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक कहा जाता है। बट एल्यूमिनियम और जिंक ये थोड़े आगे बढ़ गए भैया, इन्होंने अपनी फैमिली के रिवाज को तोड़ा, बोला हम एसिड से रिएक्ट तो करेंगे ही, हम बेस से भी करेंगे। और जब ऐसा किया तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गई। ऐसे याद रखो आप लोग। आओ हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दो मेटल ऐसे बताओ जो ठंडे पानी में डालते से बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे, वायलेंटली, और क्या ऑब्जर्व करोगे जब ये रिएक्शन होगी ये बताओ। और अगर कोई गैस रिलीज होती है तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे ये बताओ। तो हमेशा याद रखना, जब भी मेटल का रिएक्शन पानी से होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग देख लो। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना बहुत आसान है। जलता हुआ मोमबत्ती ले आओ पास में, और अगर गैस पॉप साउंड दे, रिलीज करे जलते वक्त, तो वो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, और ना करे तो दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर पॉप साउंड आ जाए तो हाइड्रोजन गैस है, जो आ भी जाएगा। अब होता क्या है, कौन से ऐसे दो मेटल है, तो देखो कोल्ड वाटर की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो अगर कोल्ड वाटर की रिएक्टिविटी कम है तो मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। तो कौन से मेटल्स हैं वो,
पोटेशियम और सोडियम वो मेटल से बच्चे जो पानी से रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, अपना बेस बनाएंगे अलोंग विथ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और बहुत हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और क्योंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है, तो आग मिल गया। और तीसरा भाई साहब, ये जो मेटल्स है ना, ये वाटर के सरफेस पर बड़ी तेजी से फ्लोट करेंगे। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन आता है। देखो वही क्वेश्चन आया जो हम पहले समझ चुके हैं कि आयरन नेल की रिएक्शन हो गई कॉपर सल्फेट से। हमें पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमें पता है आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करेगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। और जो कॉपर है ना, कॉपर ये कहां डिपॉजिट होगा, उसी आयरन नेल पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, इस नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है नेल। तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि आयरन की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से होती है तो क्या कलर चेंज होता है, और आयरन नेल का कलर रेडिश ब्राउन क्यों हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण कॉपर कहां जगह बना लेता है, अपना नेल पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन आप सभी को पता है कि those reactions in which a highly reactive element displaces a less reactive element from its compound। सवाल में यह भी पूछा था, दो ऐसे मेटल बताओ जो हम आयरन के जगह यूज कर सकते हैं। अरे कोई से भी 2 मेटल जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो वो यूज हो सकते हैं। मैंने जिंक और एल्यूमिनियम लिखा है, तुम चाहो तो सोडियम पोटेशियम लिख दो, सोडियम एल्यूमिनियम लिख दो, चलेगा भाई। मैग्नीशियम भी लिख सकते हो। ठीक है, आओ अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो वो सरफेस पे फ्लोट करता है, क्यों, रिएक्शन बताओ। और अगर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको CO2 से रिएक्ट करा जाए तो क्या होगा। तो बड़ा ही फेमस टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। सबसे पहले कैल्शियम जब पानी से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। होता क्या है, हाइड्रोजन गैस की बबल्स वो कैल्शियम से चिपक जाती है, जिसके कारण वो लाइटर हो जाता है, लाइट हल्का हो जाता है, और हल्का हो जाता है तो वाटर के सरफेस पर तैरता है, फ्लोट करता है। भाई साहब मजे ले रहा है जीवन के, देख रहे हो, तुम ही नहीं ले रहे हो। आओ पहले केमिस्ट्री पढ़ो। फिर ये जो प्रोडक्ट बना इसको कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो आता है मिल्की अपीयरेंस, दूध जैसा अपीयरेंस आता है। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है अलोंग विथ वाटर। खत्म सवाल। एक चीज याद रखना जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि कमेंट में रिएक्शन बताओ, अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया गया तो क्या होगा। होगा ये, एक्सेस में अगर ये बन गया, अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास कर दिया तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि एक सॉल्युबल कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, आप कमेंट में बता दो। हम चलते हैं अगले सवाल पर। एक लेबल्ड डायग्राम बताओ जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को आप बताओगे, और क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इस सेटअप से। तो सबसे पहले सेटअप देख लो भाई। सेटअप में क्या होगा, सर एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या डालोगे, जिस मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हो उसी का सॉल्ट डलता है। तो कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट डाल दिया गया। अब देखो एनोड बनाओगे इंप्योर कॉपर का, और इसे थिक, ये मोटा ब्लॉक होता है। कैथोड बनाओगे प्योर कॉपर का। अभी मैं याद भी करा दूंगा, पहले समझो। जब इस सेटअप से करंट पास करते हैं तो होता क्या है, जो प्योर कॉपर है ना, इस इंप्योर ब्लॉक में जो प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन में आता है, और सॉल्यूशन से कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। और इस इंप्योर ब्लॉक में जितनी भी इंप्योरिटी होती है जो इनसॉल्युबल है वो एनोड के नीचे ही कलेक्ट हो जाती है, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। मैंने जो भी भाषा का प्रयोग किया उसको अंग्रेजी में यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब याद कैसे करना है आपके लिए नोट्स, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है बच्चों, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आइए देखिए, अब याद कैसे करोगे, सर एनोड को इंप्योर बनाएं या कैथोड को। आपको यह याद हो रह जाएगा कि एनोड मड बनता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। एनोड मड, एनोड का कीचड़,
अब एक बात बताओ, गंदगी किससे निकलेगी? इंप्योर चीज से निकलेगी। और इसका नाम क्या है? एनोड मड है। तो एनोड मड कहां से निकला होगा? एनोड से। और एनोड से निकला है मतलब एनोड गंदा है, और गंदा है मतलब इंप्योर कॉपर बना देंगे यहां पे। और अगर एनोड पे इंप्योर रख रहे हो तो यहां प्योर रखोगे। खत्म लॉजिक। अगले सवाल पर आओ भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। आओ, ये कह रहा है कार्बन C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव आयन क्यों नहीं बनाता। इसके बाद होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एल्डिहाइड के 2 मेंबर बताओ, और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना दो। समझते हैं। देखो, कार्बन C4 पॉजिटिव आयन C4 पॉजिटिव आयन क्यों नहीं बनाता? अगर C4 पॉजिटिव आयन बनाएगा तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो भैया कार्बन कहता है ना, हम ये तो नहीं करेंगे। और अगर C4 नेगेटिव आयन बनाना पड़े तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन कितने हैं उसके पास? 6। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए यह काफी मुश्किल होता है कि वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाए। तो ये केस भी कट गया, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो बनता है कार्बन के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड मिलने के पीछे एक ही रीजन है, नहीं बहुत सारे रीजन है। टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो शेयरिंग में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। और सेल्फ लिंकिंग, कोई ना मिले तो खुद से ही जुड़ के लंबी चेनें बना रहा है। अबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स, रिंग चेन भी बना लेता है, जिसको कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है। और इसके अलावा आइसोमेरिज्म भी दिखा देते हैं भैया हमारे कार्बन, आइसोमेरिज्म भी दिखा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए इसके इतने ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और सक्सेसिव मेंबर्स को देखा जाए, मतलब एक के बाद एक मेंबर्स को देखा जाए, तो सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आपको दिखता है। मतलब अल्केन की फैमिली होमोलोगस सीरीज। अरे डिफरेंट डिफरेंट जो फैमिलीज है ना, उनकी फैमिली के सदस्यों को कहेंगे कि दे आर इन होमोलोगस सीरीज। मैंने क्या किया? हां, मैंने यह किया, मैंने अल्केन का एक मेंबर ले लिया और एक अल्कीन का मेंबर ले लिया। क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज में है? नहीं है भाई, एक अल्केन फैमिली का है, एक अल्कीन फैमिली का है। तो कहां से? अगर एक ही फैमिली के सदस्यों की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि दे आर इन होमोलोगस सीरीज। इसके अलावा देखो, आपसे पूछा था एल्डिहाइड के 2 मेंबर्स का नाम बताओ, तो बता दो पहले दूसरे को। पहला मीथेनॉल, दूसरा इथेनॉल। फॉर्मूला आपके सामने है, बना डालो, खत्म हो गया। एक पार्ट बच गया आपके पास कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो सैचुरेटेड, साइक्लिक सैचुरेटेड होते हैं ना, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो 6 हेक्सेन मतलब 6, C6H12, इस टाइप से बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। खत्म। आगे चलो, अगर फास्ट लगे तो रुक रुक के देख लेना। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म पीएच स्केल। पीएच क्या होता है? ये दोनों जब कंबाइन होंगे कौन सा सॉल्ट बनेगा, और उसका पीएच वैल्यू क्या है? तो बेटा पीएच किसे कहते हैं? पीएच हम उसे कहते हैं जो सॉल्यूशन का नेचर बता दे। सॉल्यूशन का नेचर बता दे कैसे? बेस्ड ऑन हाइड्रोनियम आयन, या आप कह लो H+ एक्वस आयन। पीएच स्केल पर एक वैल्यू आ जाएगी जो 0 से 14 तक होती है। पर सर कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन की बात करूं तो 7 से कम पीएच की वैल्यू, 7 अगर वैल्यू हो जाए तो न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा हो जाए तो बेटा बेसिक। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलो, आगे क्या बोला? हां, ये सॉल्ट एनालिसिस याद रखना। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट। अब जो आपसे सवाल में पूछा गया है KOH और H2SO4, ये K2SO4 बनाएंगे और वाटर, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है,
ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट बना, उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो पीएच क्या होगा बेटे, 7 के बराबर होगा। खत्म सवाल, आगे चलते हैं। ठीक है, आइए लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल नहीं है, आपके लिए एक रिवॉर्ड है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पोल्स लीग चालू है। ये पोल लीग में जाओ, क्विज होंगे आपके क्लास के हिसाब से, बहुत सारे क्विज रोज हो रहे हैं, जाइए पार्टिसिपेट कीजिए, और अगर आप लीडर बोर्ड पे टॉप पर आ गए तो आपको 70% तक स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। तो देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भैया देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड से कैसे बनता है? अरे क्लोर अल्कली प्रोसेस, दो गैसेस कौन सी रिलीज होंगी, और इनमें से एक गैस आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी और जेड बनाएगी, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। जेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन खत्म, आओ सॉल्व करके देते हैं हम आपको। जब हम सॉल्व करने जाएंगे, अच्छा सवाल में हमारे ये भी पूछा गया है, नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ, मतलब आपको स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा छोटे सा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, प्रिपरेशन को क्या कहते हैं बच्चे, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं भाई साहब, नमक के पानी से करंट पास करेंगे, और नमक के पानी को ब्राइन कहा जाता है। याद रखना, कई बार क्लोर अल्कली के क्वेश्चन में 1 नंबर का छोटू सा सवाल घुसा देता है वो। ठीक है, तो ब्राइन किसे कहते हैं, नमक के पानी को। अब नमक के पानी से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट साथ में 2 गिफ्ट भी मिले। कौन से, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस, अब समझो क्लोरीन गैस क्लोराइड आयन से बनता होगा। ठीक है, नेगेटिव आयन क्लोराइड, क्लोरीन का आयन क्या बनता है, ये याद रखो, याद करने का टेक्निक है। क्लोरीन गैस की जब बात करो तो क्लोरीन आयन नेगेटिव होता है, तो किस पे जाके चिपकेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड पर। और अगर ये एनोड को घेर लेगा तो हाइड्रोजन किसको घेरेगा, कैथोड पे। खत्म हो गई बात। और ये होता है डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और ये डायग्राम में देखो क्लोरीन कहां प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड पे, कैथोड पे कौन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन। और ये डायग्राम बड़ा ही इंफॉर्मेटिव डायग्राम है, बताओ क्यों, क्योंकि क्लोरीन के यूजेस दे रखे हैं, हाइड्रोजन के यूजेस दे रखे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी यूजेस दे रखे हैं। और यूजेस याद कैसे करना है, क्लोरीन, क्लोरीन ना भैया याद रखो डिसइंफेक्टेंट होता है, सफाई में काम आता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में काम आएगा। और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, अभी अगला जो बनाएंगे, बिना क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर ही नहीं बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, स्विमिंग पूल में जाते हो तैरने, क्लोरीनेटेड वाटर होता है। तो ऐसे यूजेस याद करो जो आसानी से याद ही ना करना पड़े, डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। हाइड्रोजन कहां इस्तेमाल आता है, अरे भैया एडिशन रिएक्शन अभी देख के आ रहे हैं, बिना हाइड्रोजन के एडिशन रिएक्शन ही नहीं होगा, निकल कैटलिस्ट वाला। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वहां आता है हाइड्रोजन काम। और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी तो काम आता है, एज अ फ्यूल भी तो काम आता है, वो याद रखो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां काम आएगा, साबुन बनाया था, पेपर मेकिंग, डिटर्जेंट और सोप बनाने में, और मेटल को साफ करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का पार्ट क्या था, किस गैस की रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो क्लोरीन गैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है और बनाती है जो नियत साफ कर दे, मजाक कर रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर जो पानी साफ कर दे, क्या होता है, बनाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये वाला फॉर्मूला अपडेट हुआ है एनसीईआरटी द्वारा, अपडेट किया गया है, तो ध्यान से नए फॉर्मूले को देख लो। और हालांकि ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर, मिक्सचर को ही कह देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो चुपचाप ये लिख के आ जाना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaClO होल ट्वाइस। समझे, यही थी कहानी किसकी, विराट कोहली की। क्यों विराट कोहली कहां से आ गए, अरे 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 18 क्वेश्चंस को कर लो, केमिस्ट्री ओवर, एंड नाउ माय एनर्जी इज ओवर, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।